मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सुबह से आगे हम आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं हंसते मुस्कुराते और आज कुछ ज़्यादा ही खुश मोहम्मद शुएब। गुड मॉर्निंग, मेरे साथ है सबीन फारूक और मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से आपको हैप्पी बर्थडे टू यू। ओह थैंक यू सो मच। आपको याद था? जी हमें याद था। ये बड़ी बात है। आज सबीन की बर्थडे, जी खुश रहें। अब मुझे अगला सवाल, अब आगे बढ़ते हैं जनाब। आज की क्योंकि पता है अगला सवाल क्या है, मुझे पता है क्या आने वाला है और वो सवाल का जवाब मैं दे दूंगी। चलो वो सवाल चेंज कर लूं, मुझे मसला नहीं है। आई नो, लेकिन मैं दे सकती हूँ। मैं आज इस स्टीरियोटाइप को भी ब्रेक करूंगी कि लड़कियां अपनी उम्र नहीं बताती। बताएं जी। आज मैं अपनी उम्र बता देना, बताएं उम्र, लेकिन आपको अपनी तनख्वाह बतानी होगी। फिर शर्त ये है कहते हैं ना, मर्द से उसकी तनख्वाह और लड़की से उसकी उम्र नहीं पूछनी चाहिए। स्टीरियोटाइप है। एक स्टीरियोटाइप आप ब्रेक करें, एक स्टीरियोटाइप मैं ब्रेक। मेरा ख्याल है हाफ पे रखते हैं इसको। कैसे कि आप तोड़ दे, मैं नहीं तोड़ता। चलो मैं बता सकती हूँ, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। हम सब आगे बढ़ते उम्र के किसी हिस्से में जाते हैं और जिंदगी आगे बढ़ रही होती है। उधेड़ उम्र भी एक उम्र है। हाँ, तो आपको हर एज को एंजॉय करना चाहिए। तो आज मैं नहीं हुआ, आज मैं पूरे 28 साल की हो गई हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह करे आज आप बहुत सी बहारें देखें, आप फले फूलें। और याद है आपको ऑनर भी एक शख्स ने विश किया था, नासिर खान जाने, आपने विश करवाया था। लेकिन मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि लोग रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, फिर वो रिक्वेस्ट चूज करते हैं, फिर आप पैसे देके जो है वो फ्रेंड्स कर रहे होते हैं। वो 3000 चार्ज करते हैं विश करने का। वैसे 3000 चार्ज करते हैं। वैसे इतनी महंगाई में उन्होंने अपना रेट नहीं बढ़ाया, लेकिन ये अच्छी बात है। मैं जरूर चाहूंगा कि आज जितने नाजरीन है वो भी सबीन को विश करें। व्हाट्सएप नंबर आपके पास है हमारा, आपने सबीन को विश करना है अपने अपने अंदाज से, अपने अपने इलाके से, आपने अपनी अपनी जुबान में आज विश करना है सबीन। आज अब विशेष ही आएंगी, क्योंकि क्या कितने साल की होगी, उम्र मैंने पहले ही बता दी है, तो अब सारी विशेष ही आएगी, बहुत सारी दुआएं आएंगी। खुश रहें जी। बढ़ते हैं आगे जनाब। और मलाकंड से एक खबर हमारे पास है। मलाकंड का इलाका बटखेला, और यहाँ की एक वीडियो इस वक्त बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। और वो वीडियो देखकर हम आपको ज़रूर चाहेंगे दिखाएं भी वीडियो के। 2 मासूम तालिबात हैं और एक नाले को क्रॉस करने का ये विजुअल आप देखें, वो गिर जाती है बच्ची। एग्जैक्टली वो स्कूल जा रही है और ये 2 लड़कियां हैं, 2 बच्चियां हैं छोटी, और ये जब क्रॉस करने की कोशिश करी तो वहाँ पर एक बच्ची गिर जाती है और उसके बाद वो परेशान होना शुरू हो गई है, वो रोना शुरू हो गया है। और उसको देखते हुए जो दूसरी बच्ची है वो भी परेशान हो रही है, उसको चोट भी लगी है। अब ये किस तरफ एक चीज़, ये नहीं है कि अच्छा बच्ची गई है पानी में गिर गई है, ये सिर्फ इतनी सी बात नहीं है। बात यहाँ पर ये है कि क्या हम इनको वो सहूलियात फराहम कर रहे हैं। हम कहते हैं कि हमें तालीम हासिल करनी चाहिए, हमारी बच्चियों को तालीम हासिल करनी चाहिए, एजुकेशन फॉर ऑल, इक्वालिटी फॉर ऑल। हम ये सारी बातें कर जरूर रहे होते हैं और हम एक बजट भी मुख्तस कर रहे होते हैं कि ये बजट है और इसी बजट को हमने आगे लेकर चलना है और ये तालीम के शोबे पे लगाना है। क्या वो बजट लग रहा है? बिल्कुल। तो ये तो वो ज़माना याद आ गया ना। तो हमारे माँ बाप जब बताते थे कि हम टाटों पे बैठ के पढ़े हैं, हम इतने सालों हम इतना जो सफ़र था वो करते थे और उसके बाद वो सफ़र तय करने के बाद हम स्कूल जाया करते थे। तो वो ज़माना और आज का ज़माना फ़र्क क्या है? लेकिन आप ये देखें सबीन के हमारे जब वालिदैन का हम जिक्र करते हैं वो कितने मजबूत हैं आज। ये बच्चे बहुत मजबूत होंगे, ठीक है, इनके चैलेंजेस बहुत ज़्यादा, जो इतने चैलेंजेस होने नहीं चाहिए। आपने बजट की बात की ना, घर के करीब आपके गांव में होना चाहिए स्कूल के बच्चों को, या बच्चों को इतना दूर ना जाना पड़े, अपनी जान हथेली पर रख कर ना जाना पड़े। फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दें, एक पुल बना दें और कुछ ना करें, एक पुल बना दें। एक पुल बनाने से किसी का इतना बजट नहीं लग जाएगा जितना उनकी जिंदगी आसान हो जाएगी। आज शहरों में मेट्रो तो नजर आती है, पिंक बस सर्विस भी नजर आती है, बहुत से और सहूलियात भी नजर आती हैं, लेकिन हमारे गांव देहात में रहने वालों के लिए सहूलियात का फुकदान है और ये इसकी एक ज़रा मिसाल थी। एनीवेज, इससे पहले कि आगे स्टोरीज की तरफ बढ़ें, मौसम कैसा रहेगा? मौसम का हाल मैं आपको बता दूं, आज ये खबर ऐसी थी कि हमने सोचा कि पहले इस खबर पे ज़रा बात करते हैं और उसके बाद ज़रा सबको मौसम का हाल बताते हैं। आज इस्लामाबाद में थोड़ी सी गर्मी शुरू हो चुकी है, मतलब कल की निस्बत और बाकी तमाम दिनों की निस्बत, कि आज हल्के हल्के पंखे सुबह सुबह चलना शुरू हो गए। जी, इस्लामाबाद की बात करते हैं। इस्लामाबाद में कम से कम दर्जा हरारा 18 डिग्री सेंटीग्रेड है और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। हल्के हल्के बादल है जैसे कि मैंने बताया आपको, और गर्मी थोड़ी सी शुरू हो चुकी है। अच्छा, लाहौर की बात करेंगे, हल्के हल्के बादल हैं वहाँ पर भी, कम से कम 22 डिग्री सेंटीग्रेड है और ज़्यादा से ज़्यादा 33 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। कराची की बात करेंगे, कराची में आज बादल छाए हुए हैं, कम से कम दर्जा हरारत 26 है और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड आज रहेगा। पेशावर की बात करेंगे, कम से कम 20 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा 31 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। कोयटा में कम से कम 13 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा जनाब 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा और कोयटा में बारिश हो रही है। अच्छा, पहले हम जब सबका बताते थे शुएब के बाकी इलाकों में बारिश हो रही है, कोयटा का बताते थे वहाँ पर सूरज चमक रहा है, सूरज चमक रहा है। अब कोयटा में बारिश हो रही है
बाकी जगह हर जगह पर सूरज चमक रहा है। हल्के हल्के बादल जरूर है, लेकिन अब गर्मी मेरे ख्याल में शुरू हो चुकी है। गर्मी है और टिका के गर्मी पड़ रही है। वैसे भी कहा जा रहा था ना कि गर्मियाँ श्रिंक जरूर होंगी, लेकिन ज़्यादा टेम्परेचर राइज करेगा। आपने कराची का वेदर भी बताया, तो कराची से खबर भी है हमारे पास, और मौसम से जुड़ी नहीं है, वो खाने पीने से जुड़ी है और दावतों से जुड़ी है। अच्छा। इस वक्त ज़रा जब हम कराची की बात करें, वहाँ का स्टेडियम भी हमारे जहन में फ़ौरन आता है, और वो स्टेडियम इसलिए थोड़ा सा हमें डिस्टर्ब करता है कि स्टेडियम तो भरा होना चाहिए जब मैचेस हो रहे हो। ज़रा न्यूजीलैंड की टीम यहाँ पर मौजूद है, वनडे इंटरनेशनल 5 वनडे इंटरनेशनल होने हैं, 3 हो चुके हैं, चौथा है और तीसरा कराची में, लेकिन स्टेडियम बहरहाल भरा हुआ नहीं था। तो इस पर थोड़ा सवाल भी उठा कि जिस तरह का इस्तकबाल पिंडी वालों ने दिया, वो कराची वालों ने क्यों नहीं दिया? इतनी मसरूफियत। वैसे कराची वाले ज्यादा उनको होता है कि शायद ज्यादा मैचेस वहाँ पर होते हैं, तो इतने ज्यादा शायद नहीं, वो कहते हैं इंतजामात अच्छे नहीं है। इंतजामात अच्छे नहीं, अच्छा ये उनका कंसर्न है कि इंतजामात अच्छे नहीं है, इसलिए हम नहीं जा रहे। लेकिन हमारा जरूर ये क्वेश्चन है कि इंतजामात का शोर अपनी जगह, लेकिन आप वेलकम तो दें, एंजॉय तो करें। व्हाई आर वी मिसिंग दैट थिंग? एक मैच और इंटरनेशनल मैचेस होना शुरू हो गए पाकिस्तान में। पहले हम कहते थे बहाल नहीं हो रहे, और अब जब बहाली हो चुकी है, आ रहे हैं, तो वहाँ पर फिर लोग क्यों नहीं आ रहे? उस तरह से हमें भी क्राउड वहाँ पर जाना चाहिए। पिंडी में वैसे बहुत ज्यादा लोग थे, लेकिन यहीं पर चले मैनेजमेंट का भी है कि इंतजामात अगर वो कह रहे अच्छे नहीं है, तो इंतजामात अच्छे हो जाने चाहिए। बिल्कुल। और पाकिस्तान वैसे भी इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, 3 मैचेस लगातार जीत चुके हैं, और आपको पता है अगर अगले 2 भी हम जीत जाते हैं, और जो कि इंशाल्लाह हम जीत जाएंगे, तो पाकिस्तान वनडे इंटरनेशनल की रैंकिंग में नंबर 1 हो जाएगा। जबरदस्त। 2007 से हम 3rd नंबर पर हैं इस वक्त। जरा टॉप पे ऑस्ट्रेलिया, 2nd पे इंडिया, लेकिन अगर हम अगले 2 मैचेस भी जीत जाएंगे, तो वनडे इंटरनेशनल में पाकिस्तान पहली दफा जो है वो टॉप पे चला जाएगा, और इंशाल्लाह जरूर जाएगा। इंशाल्लाह ऐसा जरूर होगा। अच्छा, किसी और ने तो इतना शायद इस्तकबाल नहीं किया कराची वालों ने, लेकिन कराची में रहने वाले जो शाहिद खान आफरीदी हैं, उन्होंने पूरी टीम का बहुत अच्छे से इस्तकबाल किया। पूरी टीम का? हाँ, या शाहीन आफरीदी अपने या अपने दामाद के साथ का, बाकी सब तो आएंगे ही आएंगे। एग्जैक्टली। यानी शाहीन शाह आफरीदी गए सुसर, और मेरा मतलब सुसर नहीं, सुसर इसलिए नहीं कहना, उन्होंने खुद कहा सुसर नहीं कहना। वो कहते हैं मुझे सुसर नहीं कहना, फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है। हाँ, बेस्ट फ्रेंड है जी, ठीक है। वो कहते सुसर मुझे ना कहो, मैं अभी उस वाली फीलिंग में आना नहीं चाहता ना कि मैं बुजुर्ग हूँ। अच्छा, वैसे उन्होंने ये कहा कि मुझे सुसर ना कहो, लेकिन ये नहीं पता चल सका फिर कहे क्या कहेंगे? अंकल, लाला कह दे, बाबा, लाला, पापा। छोड़े इसको, ये लाला कहना है या क्या कहना है। इस वक्त लाला ने दावत बड़ी ज़बरदस्त की, देखे ना सारे गए, फिर माशाल्लाह नमाज, बाजमात नमाज वहाँ पे अदा की गई। बड़े ही खूबसूरत की तस्वीर हैं जो आ रही हैं वहाँ से। और मैं तो फिर कहूँगा कि क्या बुलाया सिर्फ दामाद को था या सबको ही बुलाया था? वैसे नजर सब भी आ रहे हैं, तो नियत पे शक नहीं करनी नहीं, दामाद को हो सकता है, दामाद को कहो, दामाद ने कहा मैं सबको लेकर आऊंगा, सबको ले जाऊंगा। अच्छा, फिर दामाद का ही अच्छा एकदम है, उन्होंने कहा अच्छा स्टेप टीम के साथ, टीम के साथ आऊंगा। टीम वर्क, ये मैं लाइटर नोट कह रहा हूं, उन्होंने सबको फॉर श्योर बुलाया, वरना इंतजामात घर में ना होते खाने के उतने। देखिए, ये मुझे नहीं पता खाने में क्या था, दस्तरखान पूरा सजा हुआ था। अच्छा, और वो ना नीचे बैठ के, जैसे दस्तरखान सजता है, फ्लोर पे बैठ के खाना खाना, ये बड़ा ही अच्छा है। रिवायत पठानों की रिवायत भी है, वैसे भी पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में ये रिवायत फॉलो होती है। अब जीबी की तरफ चले जाए, वहाँ पर भी ये रिवायत होती है, लेकिन पठानों का एक खास ये होता है, अंदाज है कि वो दस्तरखान बिछाते हैं और वो एक साथ बैठकर। आज आपकी बर्थडे पे भी इसी तरह का एहतमाम होगा पूरी टीम के लिए? ठीक है, ओके। चलें, इस पे बाद में बात करते हैं। वैसे कोई पठान है? हैं आप, और फिर साजिद भाई भी हैं। मैं ये देख रही थी कि मेरे साथ साजिद भाई। हाँ, हम आपके साथ जमीन पे बैठेंगे, हम बैठते हैं, क्या मतलब है? बरकत होती है जब आप एक जगह बैठकर खाना खाते हैं, तो उसमें बहुत बरकत होती है। चलिए देखते हैं जी आज ये शो के बाद फिर किस तरह का एहतमाम किया जाता है। बढ़ते आगे, यूएई का शहर दुबई, और यहाँ पर दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद तामीर की जाएगी। यानी अब तरक्की का एक सफ़र देखिए कि इतनी जदीद दुनिया में हम आ चुके हैं कि अब 3D प्रिंटिंग के ज़रिए हमें मस्जिद की तामीर होती नज़र आएगी। और ये कहा गया है 2 मंजिला मस्जिद है, 2000 स्क्वायर मीटर रकबे पर तामीर की जाएगी, 600 अफराद नमाज पढ़ सकेंगे। रवां साल के आखिर तक शुरू होने का इम्कान है, जबकि 2025 की पहली तिमाही तक इसे मुकम्मल कर लिया जाएगा। ज़बरदस्त जी। ये दुबई के महकमा इस्लामी उमूर के शोबा इंजीनियरिंग के सरबराह हैं अली मोहम्मद अल हलियान अल सवादी, उनकी तरफ से ये कहा गया है। चलें, ये तो 3D प्रिंटेड मस्जिद। अब आपको लेकर चलते हैं भारत, और भारत में जो एहतजाज हो रहा है उसका जिक्र करते हैं। इंडियन ख़वातीन रेसलर्स, उनका रेसलर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के सरबराह भूषण शरण सिंह पर जिनसी हरासानी के इल्ज़ामात आयद करने के बाद एहतजाज और धरना इस वक्त जारी है। ख़वातीन रेसलर्स 2 हफ्तों से नई दिल्ली के मकाम जंतर मंतर पर धरना दिए बैठी हैं, और मुतालबा क्या है कि फेडरेशन के सरबराह को एक नाबालिग लड़की समेत कम से कम 7 रेसलर्स को हिरासत करने पर सज़ा दी जाए।
एहतजाज करने वाली रेसलर्स में ओलंपिक मेडलिस्ट साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया और कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स की गोल्ड मेडलिस्ट विनेश फोगाट जो हैं वो शामिल हैं। और रेसलर्स ने पहली बार जनवरी में इल्जाम आयद किए थे, तहम मुलजिम के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बाद हम देखें एहतजाज चल रहा है। उसके बाद वो ये भी कह रही है कि कोई भी इंडिया के लिए मेडल ना जीत कर आए, क्योंकि कार्रवाई नहीं हुई, कोई उनकी बात सुन नहीं रहा। और वो आप जैसे पता है कि कितने तमगे जीत कर आई हैं अपने मुल्क के लिए, और वहाँ पर किसी भी किस्म की कार्रवाई नहीं, उनकी बात को सीरियस नहीं लिया जा रहा। और तमगे जीते या ना जीते, देखें एक सीरियस एलिगेशन है। और लेकिन मैं ये कहती हूँ कि शोएब अक्सर हम लोग ये बात कर रहे होते हैं ना कि अगर कोई पावर में नहीं है तो बात नहीं सुनी जा रही है कुछ भी, तो यहाँ पर तो वेल रिकग्नाइज्ड लोग हैं, ये सब प्लेयर्स हैं जिनकी बात हो रही है और उनकी बात भी कोई नहीं सुन रहा। तो मैं सोच रही हूँ कि वो लोग जिनको कोई नहीं जानता, एक आम इंसान है, उनकी बात कौन सुनता होगा। तो यही हमें वहाँ से ऐसे वाक़यात नजर आते भी हैं। ये कौन सा पहली बार ऐसा हुआ, कई बार ऐसे वाक़यात वहाँ से रिपोर्ट हुए कि जहाँ पर हम कहते हैं कि जस्टिस जो है ना वहाँ पर नज़र नहीं आता, फिर हमें होता हुआ आवाम के साथ एक्सट्रीमिज्म वैसे बहुत ज़्यादा वहाँ पे बिल्कुल बहुत ज़्यादा है। मणिपुर का जिक्र करें, वहाँ पे इस वक्त हम देख रहे हैं कि इंतहा पसंद मोदी हुकूमत में जो मुसलमानों और अक़लियतों के खिलाफ नफरत अंगेज़ मुहिम है, इसके बाद पुरतशद्दुद मुज़ाहरे वहाँ पर हो रहे हैं, हालात काबू से बाहर हैं, तोड़ फोड़ हो रही है। जलाओ घेराव के बाइस 8 अजला में कर्फ्यू नाफिज हो चुका है और जो मुतासरा अजला हैं यहाँ पर इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल है, फ़ौज को तलब किया गया है और 10 अफराद जान से हाथ धो। और ऐसे बहुत सारे वाक़यात और भी हैं जिनको हम शायद रिपोर्ट नहीं कर रहे और अक्सर औकात हम उन पर बात नहीं कर रहे होते, लेकिन सोशल मीडिया पे वो सामने भी आ रहे होते हैं और लोग वहाँ के खुद इंडियंस बता रहे होते हैं कि वहाँ पर किस तरह से एक्सट्रीमिज्म है और स्पेशली मुसलमानों के अगेंस्ट तो हम बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें मुसलमानों के खिलाफ, माइनॉरिटीज़ के खिलाफ, उनकी अपनी कुछ कास्ट ऐसी दलित कास्ट है, सिखों को देख लें, बहुत से और वहाँ पे जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके साथ उनका रवैया कुछ ऐसा ही है। बढ़ते हैं आगे, एक खबर और हमारे पास है, बड़े मजे की खबर है अगली। वैसे मजे की खबर मजे की खबर है कि आपने सुना था ना, बिल्ली शेर की खाला है। दिखा दें तो आज दिखा देते हैं कि बिल्ली शेर की खाला है कि नहीं। ये तो मुझे खाला नहीं लग रही, बिल्ली शेर की अम्मा लग रही है यहाँ पे। ओए होए सांप को थप्पड़ मारा है। और नैनो सेकंड्स आप सिर्फ देखें कि कितना फर्क था, टाइम ड्यूरेशन आप देखें कि उस सांप ने हमला करने की कोशिश की और बिल्ली ने फौरन उसको एक चपेट कस दी। आप रिस्पांस टाइम देखें। और वैसे कहा भी जाता है कि जो बिल्ली है ना, ये इसका रिस्पांस टाइम बहुत ज़्यादा होता है। तो इससे पहले कि सांप हमला करता, बिल्ली ने हमला कर दिया, पंजा मार दिया जी। डिफेंसिव थी ना, डिफेंसिव थी ऐसे, लेकिन थप्पड़ लगाया जोर कर। लग तो ऐसे ही रहा है ना, लग ऐसे ही रहा है ना, लगा ऐसे ही है, लगा ऐसे ही है। चलें बढ़ते आगे। अक्सर हम बात ये करते हैं ना कि आप किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं या बुरा, और वो शख्स बहुत जल्द ये जान जाए, ये हम सिर्फ सोच सकते थे। आपको क्या लगता है कि मैं आपके बारे में क्या सोचती हूँ? ऑफ कोर्स आप मेरे बारे में बहुत अच्छा सोचती हैं। आपको कैसे पता? मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बताया है। आप मेरा दिमाग पढ़ रहे हैं? हाँ। कैसे? मैं पढ़ लेता हूँ। कैसे दिमाग पढ़ लेते हैं? फेस रीडिंग हमने सुना था, ये ब्रेन रीडिंग कब से होना शुरू? ये मेरे आसपास जो लोग हैं ना, वही कहते हैं कि मैं दिमाग पढ़ लेता हूँ। दिमाग पढ़ लेते हैं? दिमाग पढ़ लेता हूँ। ठीक है। हालांकि मेरे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, अपनी इंटेलिजेंस ही है, लेकिन मैं चीज़ें एंटिसिपेट करता हूँ। कुछ से होती हैं आपके अंदर सलाहियतें, आप कर लेते हैं। लेकिन अभी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम जिक्र कर रहे हैं, सभी ने कहा जा रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से आप किसी का दिमाग पढ़ पाएंगे कि अच्छा सोच रहा है कि बुरा सोच रहा है आपके बारे में। और ये अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एंड ऑस्टिन के साइंसदानों ने मसनूई जहानत का एक ऐसा मॉडल तैयार किया है जो चैट GPT जैसी जहानत इस्तेमाल करते हुए इंसानी दिमाग को पढ़ सकता है। ये मॉडल इंसानी ख्यालात को डिकोड करेगा और फिर बताएगा कि अच्छा ये भाईजान तो ये सोच रहे थे। मुझे नहीं लगता कि इसको कभी भी लीगल किया जाएगा या आम आदमी के लिए इसको जो है ना दे दिया जाएगा कि वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दुनिया बदल रही है ना, बदल रही है, लेकिन दिस इज समथिंग वेरी डेंजरस। ये एक बात है, हम जो बात जो कर रहे होते हैं ना कि किस तरह से आप दिमाग पढ़ सकते हैं, तो इससे तो क्या कुछ होना शुरू हो जाएगा। You're right, मतलब लड़ाइयाँ हो सकती हैं, किसी के दिमाग में क्या चल रहा है, और ये बहुत पर्सनल थॉट्स हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। आप सही कह रहे हैं, ज़ाहिर से खासे मसले भी हो सकते हैं, बड़े फसाद भी हो सकते हैं, बड़े फसाद भी हो सकते हैं। चलें पढ़ते हैं आगे। बरतानवी बादशाह के रस्म ताजपोशी। इससे पहले लंदन के मार्बल आर्च में सेंट एडवर्ड क्राउन की मुशाबहत वाले बड़े ताज की नुमाइश हुई है। 16 फीट ये मैं कहूँगा कि इसको फैला हुआ है ये ताज है। उसका वज़न 300 किलो और इसमें 36 मुख्तलिफ रंगों के नगीने शामिल हुए हैं। लुक्स सो ब्यूटीफुल। बहुत एक्सपेंसिव एज वेल। हैवी तो है, पैसे तो लगे ना। पैसे तो लगने, पैसा है तो लगेगा तो सही, कहीं तो लगाना है, कहीं तो लगाना है, पाउंड्स कहीं तो लगाना है। तभी तो खबर बनी है, खबर हाँ डिस्कस हो रहा है हर जगह पे। चलें एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। दुनिया भर में पाकिस्तानी खिलाई तहकीक में अहम किरदार अदा कर रहे हैं, जिसकी बेहतरीन मिसाल डॉक्टर यार जान अब्दुल समद है।
डॉक्टर यार जन अब्दुल समद, इनको खलाई साइंस में तहकीक पर मुतअद्दिद एजाज़ात से नवाजा गया और आलमी सतह पर उनकी तहकीक को बहुत अहमियत दी जाती है। आपको कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान की जन्म से पहले स्पेस साइंटिस्ट बनने का एजाज़ हासिल हुआ। आज प्रोग्राम में वो ज्वाइन कर रहे हैं, उन्हें वेलकम भी करते हैं। सर बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। यहाँ तक पहुँचने का आपका सफ़र कैसा रहा सर? जी मेरा सफ़र उसी तरह है जिस तरह एक स्ट्रगलिंग बच्चे का, बॉय का हो सकता था। मैंने बलूचिस्तान से इब्तदाई तालीम हासिल की, वहाँ से पढ़ा, फिर कराची से तालीम हासिल की, फिर गुलाम इसाक खान इंस्टीट्यूट में पढ़ा, फिर बाहर के ममालिक में पढ़ा और अपने हदफ की तरफ बस लगा रहा और अपने हदफ के हुसूल में और अपनी मेहनत करता रहा। और मुझे लगता है कि अभी भी मैं अपने करियर के शुरुआत में हूँ और इंशाल्लाह मुझे काफ़ी अचीवमेंट्स करनी है रिसर्च में और इवन टीचिंग में, क्योंकि मैं एक टीचर भी हूँ, पढ़ाता हूँ बच्चों को। और मेरे लिए बहुत अहम है कि मैं नए तरीके लाऊं टीचिंग के और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे तरीके से पढ़ाऊं कि उनके अपने इनेट स्किल्स और उनकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो बाहर आएँ। और रिसर्च में बहुत सारे हदफ हैं रिसर्च के, जिसमें स्पेस के बहुत ज़्यादा जो चैलेंजेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको सोल्व करना अपने रिसर्च के ज़रिए, अपनी तहकीक के ज़रिए। तो मैं समझता हूँ कि मैं अभी सिर्फ शुरुआत ही मैंने की है और मुझे काफ़ी कुछ इंशाल्लाह करना है अपने रिसर्च और प्रोफेशन के हवाले से। अच्छा समद, आपने स्पेस बेस्ड टेक्नोलॉजी पर आपने रिसर्च भी की है, उसको काफ़ी अप्रिशिएट भी किया जा रहा है। इस रिसर्च के बारे में हमें ज़रा बताएं। देखिए, स्पेस एक हॉस्टाइल एनवायरनमेंट है और वहाँ पर जाने के लिए, वहाँ स्पेस को एक्सप्लोर करने के लिए और स्पेस को समझने के लिए, हमारे यूनिवर्स को, हमारे जो हमारी ज़मीन है उसके इर्द गिर्द के प्रोसेसेस को और चीज़ों को समझने के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं। आप उनमें से हम अगर गिनें तो चंद चैलेंजेस वहाँ पर टेम्परेचर के हैं कि टेम्परेचर एक्सट्रीम पे जाते हैं, एक्सट्रीम हॉट भी पाया जाता है, एक्सट्रीम कोल्ड भी पाया जाता है, रेडिएशंस के हैं। अब हम ज़मीन पे ऑलरेडी परेशान हैं रेडिएशन से, ख्वाह वो यूवी हों या कॉस्मिक रेडिएशंस हों, और स्पेस में गैलेक्टिक कॉस्मिक जो रेडिएशंस हैं वो सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं बल्कि हर एक ऑब्जेक्ट या जो भी हम स्पेस क्राफ्ट या कुछ भी भेजते हैं तो उनके लिए वो मुज़र हैं और थ्रेटनिंग, लाइफ थ्रेटनिंग हैं ह्यूमन बीइंग्स के लिए। तो उनसे कैसे डील किया जाए, स्पेशली डीप स्पेस मिशन के लिए, अगर हम ज़मीन से बहुत ज़्यादा दूर जाना चाहें और वहाँ पर एक्सप्लोर करना चाहें, तो इन चैलेंजेस को डील करने के लिए हम रिसर्च कर रहे हैं। इन चैलेंजेस की वजह से आपने ज़रा रिसर्च किया, दैट इज़ द रीज़न आपको यंग अवार्ड, रॉयल आउटस्टैंडिंग रिसर्चर अवार्ड और इनोवेटर ऑफ द ईयर अवार्ड भी नवाजा गया। आप उससे बहुत शुक्रिया सर, साथ मौजूद थे। एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, वापस आएंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी साहब, साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल साहब, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, ऐसे बहुत से और नाम है, की पर्सनस हैं हमारे सियासत के जो कि ये सोच रखते हैं कि इस वक्त री इमेजिन करना वक्त की अहम ज़रूरत है। दैट इज़ द रीज़न प्लेटफॉर्म री इमेजिन पाकिस्तान सेमिनार्स हो रहे हैं। रमज़ान से पहले भी हमने एक फ्रीक्वेंसी देखी, तब दोबारा से कहा गया था कि रमज़ान के बाद इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। अब नया सेमिनार कहाँ पर होगा, एक तो ये अहम बात। दूसरा, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने एक और बात भी की, उन्होंने कहा मुल्क के सियासी और आइनी निज़ाम में इस्लाहात का मुतालबा हम करते हैं। इस पर भी आज बात करेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? ठीक ठाक। इस्लाहात सियासी या आइनी एक बात है, अलग बात है? देखिए, सियासी भी, आइनी भी, और उससे ज़्यादा जो आज ज़रूरत है वो आपके जो निज़ाम है गवर्नेंस का, उसकी आपको बहुत मैसिव और रेडिकल रिफॉर्म चाहिए। अच्छा। जो ये निज़ाम डिलीवर नहीं कर सकता, ये इन चैलेंजेस का मुकाबला नहीं कर सकता। आपको हर तरफ से चैलेंज है। आपने क्राइसिस को भी मैनेज करना है और आपने रिफॉर्म भी इम्प्लीमेंट करना है। हम तो क्राइसिस मैनेज नहीं हो रहा तो रिफॉर्म कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? किन इस्लाहात की ज़रूरत है? अगर आइनी के लिहाज से भी बात करें और सियासी भी हम बात करें, आप जिस चीज़ के बारे में सोच लें उसमें रिफॉर्म की ज़रूरत है।
और बहुत रेडिकल रिफॉर्म, ये चीज़ों को छेड़ने से काम नहीं चलेगा। मसलन जो पूरा ब्यूरोक्रेसी का निज़ाम है ये आपको बदलना पड़ेगा। पूरा फेडरल गवर्नमेंट की ब्यूरोक्रेसी अपनी होगी, स्पेशलाइज्ड होगी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स अपनी मकसद के लिए ब्यूरोक्रेसी उनकी होगी। ये नहीं हो सकता कि एक अफसर पूरी ज़िंदगी सूबाई हुकूमत में रहे और सेक्रेटरी बनकर फेडरल गवर्नमेंट में आ जाए, कोई पता नहीं हुकूमत कैसे चलती है। कौन करेगा सर ये रिफॉर्म्स? ये जो भी लोग देखें, हमने एक डायलॉग क्रिएट किया है क्योंकि हमने ये देखा हम सबको निज़ाम में लंबा अरसा हो गया। मेरा ख्याल है हम 3 जो हजरात जिन्होंने ये सोची थी बात 1 साल पहले सोची थी, तो हमें अगर आप मिलाएं तो तकरीबन 70-80 साल तो हम सबके कलेक्टिवली हो जाते हैं सियासत के अंदर। तो हमने ये कहा कि ये आज जो डायलॉग की जगह थी, जो पार्लियामान था, वो मफलूज है, सियासी निज़ाम मफलूज है, आपस में सियासत दुश्मनी बन गई है, नफरत में तब्दील हो गई है। हम सारा दिन एक दूसरे को जेलों में डालने की बात करते हैं, एक दूसरे को गालियाँ निकालते हैं। बात नहीं कर रहे होते, प्रैक्टिकली हो रहा होता है। जी हो रहा होता है। फिर वो एक दूसरे को बेइज्जती करते हैं, असेंबली के अंदर गाली गलोच होती है। तो हमने कहा कोई जगह तो हो जहाँ पर मुल्क के मसाइल, उसके हल की बात हो। लेकिन सर सेमिनार का इस तरह से हम देखते हैं कि ट्रेंड नहीं हो रहा होता, लोग और डिफरेंट उसकी तरफ जा रहे होते हैं। आपको अगर कहाँ तक ले जाने का आप इसका सोच रहे हैं, इम्पैक्ट कब तक रहेगा और अभी क्या इम्पैक्ट है? देखिए सेमिनार जो है वो एक फोरम है जो नॉन पार्टिजन हो, मकसद ये था, और वहाँ पर हर आदमी आकर बात कर सके। तो वहाँ पर बड़ी इसको जो लोग आते हैं ऑडियंस में, जो खबर बाहर जाती है, हर आदमी अप्रिशिएट करता है कि कम से कम आज मुल्क के मसाइल की बात तो हो रही है, उसके हल की बात हो रही है। हमने शुरू में 2 सेमिनार किए, 9.5 घंटे का कोयटा में, 5 घंटे का पेशावर में। हमने वहाँ के लोगों के मामलात को सुना, उनकी बातों को सुना। हर आदमी ओपन फोरम था, जो मर्जी आके तकरीर कर ले। कराची में हमने एक फोकस्ड इश्यूज़ के ऊपर बात की कि भाई ये मसाइल हैं। लाहौर में गवर्नमेंट कॉलेज में हमने हल की बात की कि भाई ये हल भी हैं, और उसके अलावा बहुत से हल हैं। तो आज कम से कम एक डायलॉग तो है जहाँ पर ये बात हो रही है। इसमें हमारा मकसद कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाना नहीं है, कोई कुर्सी हासिल करना नहीं है। क्योंकि ये बहुत सारी बातें सामने आ रही थी कि हो सकता है कि आप पॉलिटिकल पार्टी में इसको आप डिसाइड करेंगे ये। नहीं देखिए, ये मैं तो एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ हूँ ना। ठीक है। हम अपनी पार्टी के अंदर भी ये बात करते हैं। जो बात करने की होती है रिफॉर्म की, आप पार्टी के इंटरनल फोरम पे करते हैं। जब आप बाहर जाते हैं, जो आपकी पार्टी ने फैसला किया हो, हुकूमत में हो तो जो फैसला किया हो वो आपका फैसला होता है। लेकिन अब चूंकि वो फोरम्स अवेलेबल नहीं है, असेंबली में कोई डिबेट नहीं होती। ठीक है, तो वो मामला जो वहाँ पे डिस्कस होने चाहिए चूंकि नहीं हो रहे, इसलिए वो हमने कहा कि ये फोरम बनाए, डायलॉग क्रिएट हो, और इसको बहुत ज़्यादा लोगों ने अट्रैक्शन है। नीश मार्केट में सर, मैसेज में तो नहीं आप लोग जा पाएंगे अगर आप पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे नहीं हो। नहीं पॉलिटिकल, देखिए वो पॉलिटिकल पार्टी अडॉप्ट कर लेना। हम तो पॉलिटिकल पार्टी को जगाना चाहते हैं। ये तय है कि आगे चल के पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनेगी? देखिए पॉलिटिकल पार्टी की कोई नीयत नहीं है। नीयत बिल्कुल नहीं, जरूरत हो सकती है ना, ये मकसद था। ठीक है, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाना चाहते हो बना ले। सर, अगर ये पार्टीज अपने आप को रिफॉर्म नहीं करेंगी, ये आज जागे, हमारा मकसद को जगाना है। 3 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनको अपने मामलात को बदलना होगा। अभी आपका पर्सनली आपका इरादा नहीं है इसको? नहीं, मेरा कोई नीयत नहीं है, कोई इरादा नहीं है। मैं अपनी पार्टी में सीनियर 3 लोगों में से हूँ, और मुश्किल काम होता है जमात बनाना, लेकिन यहाँ मकसद ये है कि हर एक को जगाया जाए। आज हमारी जो पॉलिटिकल निज़ाम है, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनमें सलाहियत ही नहीं रही मुल्क के मामलात को मैनेज करने की। फिर चाहे कोई नई जमात बन जाए, सलाहियत तब भी नहीं होगी जब तक निज़ाम नहीं बदला जाएगा। जी, निज़ाम को कौन बदलेगा? सियासतदान ही बदलेंगे। तो हम उनको जगा रहे हैं कि भाई जागें, आज मुल्क के मामलात को देखें, हल तलाश करें। और इसमें भी सर, चूंकि ज़ाहिर है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लिए आपने कहा जी ओपन है, आप लोग आए बात करें। जी, जिसने बात करनी है। तो पीटीआई से भी सर कोई राब्ते में है, आ रहे हैं इसमें? अरे लोग पीटीआई के शायद नहीं आए, अक्सर जमातों के नहीं आते। अच्छा, क्योंकि वो जैसे आपने कहा वो एक हिजाब सा रहता है कि पता नहीं हम जाएंगे तो हमसे पूछ लेगा। क्या हालांकि कोई पूछता नहीं है। हम ना किसी की तारीफ करते हैं ना तनकीद। लेकिन अगर आपको ये कहा जाए कि जी पीटीआई से कोई ऐसे लोग जो आपको लगता है कि प्रोग्रेसिव सोच के हामिल हैं, आकर बात करें, कौन हो सकते हैं आपकी नजर में? का नाम भी लिया। मैं आपसे ये कहता हूँ कि आज हकीकत ये है कि आप पूरी पार्लियामान में जो लोग हैं इनको इकट्ठा कर लें। आप 10 लोगों की कैबिनेट नहीं बना सकते जिनमें ये कैपेसिटी हो कि मुल्क के मसाइल को समझते हों, उनको हल करने की सलाहियत रखते हों। ये हमारी सबसे बड़ी सलाहियत या नीयत? नीयत भी
सलाहियत हो, अगर नीयत अच्छी हो, सलाहियत ना हो फिर भी मामला नहीं चलता। तो सर आपने खुद किसी को दावत दी पीटीआई से भी? नहीं, या हमने किसी को दावत नहीं दी। आपने बस ओपन एक हमने ओपन प्लेटफॉर्म रखा हुआ है, हम 3-4 लोग हैं, बात करते हैं, जिससे हम एक इश्यूज पर एक वहाँ पर। सर आपको नहीं लगता जब तक ये सब नहीं आएंगे जिनको आप जगाने की बात करें, जब वो इस प्लेटफॉर्म पे नहीं होंगे तो फिर कैसे इसका इम्पैक्ट? उनका आना जरूरी नहीं है, देख लें जो हम बात कर रहे हैं, अगर उनको पसंद है तो अडॉप्ट कर लें। हम क्या कह रहे हैं, इसमें आए ना आए अडॉप्ट कर लें, अडॉप्ट कर लें, हम जगा रहे हैं उनको। और एमकेएम भी अलाइंड है सर आपके साथ, बिकॉज फारूक सत्तार साहब आए तो उन्होंने कहा कि हम अलाइंड है री-इमेजिन पाकिस्तान के साथ। जी आते हैं, सब्जवारी साहब कराची के सारे वहाँ 5 घंटे था, 5 घंटे बैठे रहे, फेडरल मिनिस्टर भी हैं, सही है, उनका ताल्लुक एमकेएम से भी है। तो मैं बात है, हम किसी की ना तारीफ करते हैं, तनकीद करते हैं, ये अच्छा है, ये बुरा है। आप लोग इस वक्त हल की बात करें, हल की, मुल्क के मसाइल। अच्छी बात है कि आप माजी में नहीं जा रहे, कहाँ क्या हुआ उसको छोड़ दिया। माजी में कुरेदना बड़ा टाइम लगेगा, जरूर कुरेद लें, और उसका बेस्ट तरीका एक ट्रूथ कमीशन होता है, सिर्फ ट्रूथ, ना रिकन्सिलिएशन करनी है, ना किसी को सजा देनी है, ना किसी हद तक करनी है, सिर्फ हकाइक सामने लेकर, हकाइक सामने ले आए, सबके डॉक्यूमेंट कर दें, लोग खुद ही नतीजा अखज़ कर लेंगे। तो सर मसाइल के हल की जो आप बात करें, अभी मौजूदा सियासी हालात किस तरफ आप देख रहे हैं, हल की तरफ जाते आपको दिखाई दे रहे हैं? हल नहीं निकल सकता, निकल नहीं सकता इस निज़ाम से। मैं कह रहा हूँ ये निज़ाम नहीं आज के चैलेंजेस। अभी क्या होगा, अब आपको क्या लगता है? एक तरफ कहा जा रहा है कि 14 मई से पहले इलेक्शंस कराए आप इलेक्शन आज करा लें, महीने बाद करा लें, साल बाद करा लें, हल यही निकलेगा। हल नहीं है इस निज़ाम में, ये निज़ाम नहीं इन इश्यूज को मैनेज कर सकता। और सबसे आज जो मुझे जिस बात की तशवीश है और अफसोस है कि किसी को परवाह भी नहीं है, ये सबसे तकलीफ दे बात है। आप ये देख लें, पिछले 1 साल की तमाम लीडरशिप, चाहे वो मिलिट्री हो, जुडिशल हो, पॉलिटिकल हो, उनके स्टेटमेंट्स देख लें, उनका अमल देख लें, कोई मुल्क के मसाइल की बात कर रहा है? हर आदमी कहते हैं मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये बेंच बनाऊंगा, वो कहते हैं जी हम ये तुम्हारे खिलाफ करेंगे, हम तुम्हें जेल में डाल देंगे, ये सारा ये काम है। तो मुल्क के मसाइल कौन हल करेगा? लेकिन जिस नहज पे आज मसाइल हैं, ये बड़े ही गैर मामूली हालात हैं। लेकिन इन सबको हल तो सर उसने करना जिससे आवाम मैंडेट देती है, दैट मींस पॉलिटिकल पार्टीज, और आप कह रहे हैं वही संजीदा नहीं। आवाम ने कब किसको मैंडेट दिया? हर इलेक्शन हमने चोरी किया। आपने ये जी आपने भी? मैं भी कोशिश करूंगा, मुझे मौका मिला तो। मैं मजाक कर रहा हूँ आपसे। मैंने 1985 से लेकर आज तक हर इलेक्शन में हिस्सा लिया है। नहीं, अगर मुझे भी आप ऐसी ताकत दे दें, मैं क्यों ना इलेक्शन चोरी करके खुद। आपकी जमात ने भी किया? नहीं, जमात तो इलेक्शन चोरी नहीं कर सकती ना, वो तो इलेक्शन लड़ती है। 85 से लेकर आज तक हर इलेक्शन में मैनिपुलेशन हुई है। कभी किसी को जिताने के लिए हुई है, कभी किसी को हराने के लिए हुई है, कभी किसी को ताकतवर करने के लिए हुई है, किसी को कमज़ोर करने के लिए हुई है, किसी को बाहर रखने के लिए हुई है, किसी को अंदर लाने के लिए हुई है। ये तमाशे हमने देखे। और वो तमाशा अभी भी आपको लगता है इस दफ़ा भी होगा? अल्लाह ना करे। आप जब तक अपने मुल्क को 3 फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं देंगे, आपका मामला आगे नहीं चलेगा। इसकी बड़ी भारी कीमत भी होती है, ये भी याद रखें। जब ऐसे निज़ाम से बाहर निकलते हैं, लोग पहला गलत फैसला कर देंगे, किसी बातों में आ जाएंगे, किसी के नारे में आ जाएंगे, अगली दफ़ा बेहतर फैसला कर देंगे, तीसरी दफ़ा उस फैसले में काफ़ी हद तक रिफाइनमेंट हो जाएगी। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए भी बैठना सियासी जमातों को मैकेनिज्म बनाने के लिए मुज़ाकरात की मेज़ पर तब भी बात सियासी जमातें नहीं है, इसके अंदर आपकी जुडिशल लीडरशिप भी है और मिलिट्री लीडरशिप भी है। लेकिन सर वो तो खुद कहते हैं कि हमने तो कहा भी नहीं था मुज़ाकरात के, तो अपनी मंशा थी। वो कहते हैं हमारा काम भी नहीं है ये मुज़ाकरात। आप सारे कह रहे थे, मैं भी यही कह रहा था कि अदालत का काम ही नहीं है। आप सब कह रहे थे नहीं, अदालत ने कह दिया जाए मुज़ाकरात करें। मैंने कहा रिपोर्ट किया था कि क्या रिमार्क्स सामने आए। मैं आपको नहीं कह रहा, मैं सारी मीडिया को कह रहा हूँ कि हर आदमी कहता है मुज़ाकरात क्यों नहीं हो रहे, मुज़ाकरात का नतीजा क्या निकलेगा? कोर्ट ने कह दिया है, अब कोर्ट कहता हमने कहा ही नहीं है। जरा मीडिया में थोड़ा सा रिफॉर्म कर ले तो बेहतर है। मीडिया में रिफॉर्म्स कर ले। मीडिया रिफॉर्म्स की बड़ी जरूरत है। सियासतदान की कोई एक बात आके करे तो हम आज एक बात कर रहे हैं, आप जो बात उसी जमात के दो लोग मुख्तलिफ बातें करते हैं। अब फिर आप कहेंगे जो शायद भाई साहब आए थे वो मुस्लिम लीग ये कह रही है, मुस्लिम लीग ये नहीं कह रही है, मैं कह रहा हूँ। ठीक है, आप जब मैं आपके पास आता हूँ, मैं एक शख्स के तौर पे आता हूँ, आप मुझसे पार्टी लाइन अगर चाहते हैं तो वो और जब फ्लोर ऑफ द हाउस होते हैं तब भी आप सिर्फ शायद हकान अब्बासी होते हैं जब उस वक्त पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। फ्लोर ऑफ द हाउस में डिपेंड करता है किस इशू पे बात कर, जैसे कि आपने अदालत से मुताल्लिक बड़ा सख्त आपका एक वहाँ पे स्टांस नजर, वो मेरा स्टांस है। मैंने पार्लियामान को बताया, ठीक है, और ये हकीकत है। इसको यही पार्लियामेंट की
सुप्रीमेसी होती है, यही पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी होती है, यही पार्लियामेंट का मुकाम होता है। वरना अगर आप ये पूछना शुरू कर दें कि असेंबली के फ्लोर पे किसने क्या कहा, इम्यूनिटी हासिल है, आइन के अंदर इम्यूनिटी हासिल है, आप जो मर्जी कहें असेंबली के फ्लोर पर। अगर आप कानून की खिलाफ करते हैं या आइन की खिलाफ करते हैं तो स्पीकर उसको एक्सपंज कर देता है, हज़फ कर देता है कार्रवाई से। तो अब मुझसे ये किसी के पास इख्तियार नहीं है कि वो असेंबली का रिकॉर्ड मांगे कि किस शख्स ने क्या बात कही थी। मैंने ये 77 में होते देखा है, जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने मांगा रिकॉर्ड, स्पीकर साहब ने दे दिया। सुनो साहब मेरे दोस्त भी है, बुजुर्ग भी, लेकिन उन्होंने दे दिया, बहुत शरीफ आदमी थे, उन्होंने दे दिया हमसे पूछे बगैर। तरीका ये होता है, अगर कोई रिक्वेस्ट आए स्पीकर हाउस से पूछता है ठीक है कि ये रिक्वेस्ट आई है, मुझे इजाज़त है रिकॉर्ड देने की, फिर हाउस फैसला करता है कि दे या ना दे। उन्होंने दे दिया, उसके बाद चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जो हदफ हुआ है ना हिस्सा, वो भी दे, जो कि रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं होता। रिकॉर्ड ज़रूर होता है, वो उसकी टेप रिकॉर्डिंग्स होती हैं, लेकिन वो ख़त्म कर दिया जाता है। और जब वो भी दे, और जब स्पीकर ने कह दिया हज़फ हो गया तो वो तो हिस्सा ही नहीं रहा। जी, उन्होंने कहा वो भी मुझे चाहिए। जब आपने ओरिजिनल रिकॉर्ड दिया, कहा वो भी चाहिए। और फिर मुझे याद अगर सही पड़ता है 4 या 5 लोगों पर उन्होंने मुकदमा बनाने की कोशिश की, इसमें ख्वाजा आसिफ साहब थे, 3-4 और लोग थे। अभी जो रिकॉर्ड मांगे कि आपको लगता है कि वो एक रास्ता है, जो हम नाअहली की बात करते हैं, तौहीन अदालत का जिक्र करते हैं, उसकी जानिब बढ़ने का एक कदम है? ये कोशिश हो सकती है। इसका तरीका भी ये है अच्छा कि स्पीकर साहब पूछें हाउस से मुझे इजाज़त है रिकॉर्ड देने की, हाउस इजाज़त दे दे, ना दे बिल्कुल मत दे, और उसके बाद मैं रेजोल्यूशन मूव करूंगा हाउस में कि जिस शख्स ने आपसे रिकॉर्ड मांगा है या कमेटी ऑफ द हाउस बनाई। ये एक तरीका कार होता है, पूरा जो नेशनल असेंबली एक कमेटी बन जाती है। ठीक है, ये फिर असेंबली का इजलास नहीं होता, कमेटी का इजलास होता है। उस आदमी को बुलाएं, हमारे सामने बुलाएं, और वो आकर ये बताए किस कानून के तहत उसने मांगा है और किस मकसद के लिए मांगा है। ये फैसला पार्टी ने कर लिया कि वो स्टेप को लेगी? ये मैंने उनको राय दे दी है, स्पीकर साहब को हाउस में राय दे दी है, हमारा काम है राय दे। लेकिन पार्टी की तरफ से क्या इस पर रिस्पॉन्स है? पार्टी फैसला करेगी, क्योंकि सर इस वक्त दो इदारों का टकराव नजर आ रहा है। ये सिर्फ एक देखें, ये एक पार्टी की बात नहीं है, पूरे हाउस की बात है। टकराव नहीं है, ये वो पॉलिटिकल या वो आईनी स्पेस होती है जो वक्त के साथ डिफाइन हो जाती है। अच्छा, हमने बदकिस्मती से, चूंकि जब से आइन बना है, हमने कभी आइन बनाने वाले को फांसी लटका दिया, फिर 20-25 साल मार्शल लगा दिया, फिर हमने हाइब्रिड गवर्नमेंटें बनानी शुरू कर दी। तो हमने हर किस्म के एक्सपेरिमेंट किए। हमने कभी पॉलिटिकल स्पेस या आईनी स्पेस हदूद का तयन I was about to ask कि क्या this is the right time कि अब हदूद का तयन हो जाना चाहिए हर इदारे की? ये बिल्कुल होगा। और आपको होता नजर आ रहा है सर? ये होगा ये नेचुरल एक प्रोसेस, और वक्त आ चुके कि ये हो जाए। नेचुरल प्रोसेस होता है इसका। एक मामला और सर, आपने तनकीद की आटे के से मुताल्लिक कि उसमें घपला हुआ है, जिस पर बहुत से सियासतदानों ने कहा, आपकी अपनी पार्टी के भी और अपने इत्तेहादी ने भी, कि आपको ये बयान नहीं देना चाहिए था। 20 अरब बहुत जी, जिसने बयान पढ़ा हो उसने सवाल नहीं किया, सुना हो उसने सवाल नहीं किया। अच्छा। जिसे नहीं सुना, सुनी सुनाई बात मीडिया पे देखा उसने कि जनाब सुबह के प्रोग्राम में आपने नहीं कहा था जी, आपने नहीं कहा था, आपने नहीं कहा ये, आप सुन लेना। मैंने निज़ाम की बात कर रहा था। आपने निज़ाम की बात, मैंने निज़ाम की बात की। मैंने कहा निज़ाम इतना इनकॉम्पिटेंट और करप्ट हो गया है। फिर मैंने मिसाल दी, मैं कहा 84 अरब आपने आटे में दिया। प्राइम मिनिस्टर साहब ने नेक नीयती से कि मुल्क के गरीब तरीन लोगों को रमज़ान शरीफ में आटा सस्ता मिल जाए, कुछ अपनी हालात बेहतर कर सकें इस महीने में, उसमें से भी 20 अरब चोरी हो गया। निज़ाम ने चोरी किया। ये आपने एक एग्जाम्पल के तौर पर निज़ाम की करप्शन बताई है, निज़ाम की करप्शन जो एक जनरली आप देखते आए हैं सिस्टम में। देखिए, आपके महकमा खुराक पंजाब में 30 से 35% की चोरी है। आज की नहीं है, जब से निज़ाम, पीछे सब हुकूमतें जो हैं, हुकूमतें बदलते हैं, आप फरिश्तों की हुकूमत लगा दें, वो 20% चोरी होता है। वो 20, यानी चाहे PMLN की गवर्नमेंट हो चाहे PTI की, 20% चोरी होती रही है। निज़ाम में चोरी आ गई है। अच्छा, इस सिर्फ इसमें नहीं है। आपके जो कंस्ट्रक्शन होती है, CNW डिपार्टमेंट जिसे कहते हैं, इसमें पंजाब के अंदर 20% की रिश्वत है। तो आप कह रहे हैं कि आपने नहीं, इल्जाम नहीं लगाया, आपने सिर्फ मैंने किसी शख्स पर, किसी हुकूमत पर नहीं लगाया। मैंने निज़ाम की खराबी की बात की कि ये निज़ाम 25% के हिसाब से, मैंने कहा 20 अरब तो वहाँ चोरी हो। एक मिसाल दी मेरे भाई सारे बड़े सेंसिटिव हो गए। उन्होंने कहा जी, मैं आपको ये भी कह सकता हूँ कि हमारे बिजली के निज़ाम में हर साल 600 अरब की चोरी है।
है। मिसाल है ये या कह रहे ये हैं? मिसाल, ये मैं कह रहा हूँ। बिजली के निजाम में 600 अरब की 700 अरब की चोरी है हर साल। और ये कौन कर रहा है? निजाम निजाम ने खराब किया। बेनिफिशियरी भी निजाम है। ये निजाम कौन है सर? देखिए, निजाम अलाउ करता है ना, वो आपको अलाउ करता है कि आप बिजली चोरी कर लें। चोरी हो रही है, आप जो बिजली डिस्कोस को देते हैं, जो पैसे वो वापस देते हैं, वो 600 अरब का फर्क है। यानी आप लाइन लॉसेस की बात नहीं कर रहे हैं? जी, आप लाइन लॉसेस की बात नहीं कर रहे हैं? मैं जो लाइन लॉसेस को अकाउंट फॉर करके सब कुछ करके आपको जो पैसे डिस्को वापस नहीं करते, वो इस पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है। 600 अरब जी, बहुत बड़ी फिगर, बहुत बड़ी फिगर है। 20 अरब की तरह। जी, मैं नहीं कह रहा हूँ उस टाइम 20 अरब बहुत ज्यादा है। जी, 20 अरब। अब हम कह सकते हैं कि शायद अकाना बासी साहब ने कहा है कि बिजली के निजाम में 600 अरब की चोरी होती है। जी जी, और निजाम करता है से ज्यादा। और ये मिसाल नहीं है, आज आपकी ये निजाम करता है। मैं सिर्फ ये नहीं कहता, मैं कहता हूँ जो आपकी कंस्ट्रक्शन का निजाम है, जो मंसूबे बनाए जाते हैं सूबाई हुकूमतों में, उसके अंदर भी कम से कम पूरे मुल्क में 200 अरब की चोरी है। इसके अलावा जी 20 अरब आटे में खा गए, यहाँ खा गए। ये 20 अरब मैंने सिर्फ एक स्कीम के बताए थे आटे की। सर यू टर्न तो नहीं लिया ना? जी, यू टर्न तो नहीं लिया? यू टर्न वाले दूसरे साहब लेकिन हमने सोचा कि शायद एन से नाम शुरू होता है। सर बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे। एक नई खबर आज देंगे जी। बिजली के निजाम में 600 से 700 अरब चोरी होती है और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कितना बताया था सर आपने? 200 अरब चोरी होती है। कम से कम 200 की बात कर रहा हूँ। और ये चोरी करता है निजाम। निजाम कौन है? निजाम के अंदर चोरी है, उसके बेनिफिशियरीज हैं। अगर आप एक पाकिस्तान का ईमानदार तरीन अफसर लगा दें, उसको हिस्सा नहीं मिलेगा। निजाम चोरी सर बेनिफिशियरी में ब्यूरोक्रेसी है या सियासतदान है? देखिए, हर एक का हिस्सा है। पुलिस के निजाम में कितनी चोरी है, आपको कोई आइडिया है? कितनी रिश्वत होती है? रिश्वत चोरी होती है ना, किसी की जेब से पैसा जाता है। सही है, उसको हिसाब लगा दें। ये आपको हजारों अरब में मामला मिलेगा पाकिस्तान के अंदर। यही निजाम की खराबी है। इसकी बात कर रहा हूँ कि आपको इस निजाम को जड़ से उखाड़ के फेंकना है। इसी निजाम में जब इंतखाबात होते हैं तो उसमें भी सर चोरी होती है। मैं सबसे पहले वो बात कही, वो तो इंतखाब चोरी है ना। पैसा की बड़ी चोरी वो होती है जो इंतखाबात में होती है, क्योंकि उसके असरात बहुत गहरे होते हैं। और वो चोरी भी निजाम करता है। वो चोरी भी निजाम करता है। एक निजाम बना हुआ है कि हमने कैसे इलेक्शन, सियासतदान नहीं करते। सियासत इलेक्शन लड़ रहे होते हैं, इलेक्शन की चोरी वो नहीं कर सकते। उसमें हिस्सेदार बन जाते हैं कि हाँ मुझे चोरी करके कोई सीटें दे दो, तो उसकी सीटें लेके मुझे दे दो। तो चोरी की तारीख क्या है? मेरा मतलब इंतखाबात की तारीख क्या है इस दफा? कौन से जो भी नजर आ रहे हैं आपको होते हुए? मैं अब क्या तारीख पे कह सकता हूँ? देखिए गवर्नमेंट इसमें देखे हुकूमत भी मुलव्वस है, इलेक्शन कमीशन भी है। इसमें इलेक्शन कमीशन तो कह रहा है कि सर इसमें सुप्रीम कोर्ट भी आ गया, इसमें मीडिया भी आ गई। सर मीडिया का तो रोल ही कोई नहीं है सर, हम तो रिपोर्ट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है पंजाब में 14 मई, इलेक्शन कमीशन कह रहा है नहीं करा सकते। मुज़ाकरात की मेज पर आते हैं, गवर्नमेंट कहता है जी हम तो सिर्फ 15 दिन पीछे आ सकते हैं, इससे ज्यादा पीछे आ नहीं सकते। पीटीआई कहते हैं हम तो जून जुलाई में भी जाने को तैयार हैं। मेरा ख्याल है इलेक्शन कमीशन पे छोड़ दें, जो तारीख वो दे रहे हैं इलेक्शन करवा दें, बात खत्म हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट भी ना पूछे? सुप्रीम कोर्ट जरूर पूछे। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ना 14 मई को इलेक्शन होने, इलेक्शन कमीशन ने इनकार कर दिया ना, करवाए ना, क्यों नहीं करवाते? वैसे आज गवर्नमेंट ने जवाब भी दाखिल कराना है, कुछ पता है जवाब क्या है? जवाब क्या, 10 दिन रहेगा, अब 10 दिन इलेक्शन हो जाएंगे। जवाब क्या होगा? भाई मैं यही कह रहा हूँ ना, जब आप एक ऐसे काम में मुलव्वस होंगे जो कि आपका नहीं है, और क्या सिर्फ इलेक्शन आइन सिर्फ पंजाब में उसका लागू होता है? ऐसा क्या जवाब होगा कि तौहीन अदालत नहीं लगेगी? तौहीन अदालत में लग नहीं सकती। क्या तौहीन अदालत लगाएंगे? अच्छा, हमने हर चीज में तौहीन अदालत हम ले आते। आपको इलेक्शन उसने पैसे मांगे, इलेक्शन कमीशन में एक बात कर देता हूँ ना कि हकायक क्या है। हुकूमत ने कहा जी हमने बजट में कोई पैसा नहीं है, हम तो IMF प्रोग्राम में एक पैसा नहीं है। उन्होंने कहा पार्लियामान से पूछ लेते हैं, वहाँ पैसे की इजाज़त देते हैं, मजीद कर्जा लेकर ये इलेक्शन करवा देते हैं। पार्लियामान ने कहा जी हम पैसे नहीं देते, अगले बजट का इंतजार करें। बात खत्म हो गई। पार्लियामान को वो लगाएं तौहीन अदालत। ठीक है, लेट्स सी क्या होता है, हालात किस तरफ जाने। बहुत शुक्रिया। शायद होगा बुरा ही होगा, ये मैं बता दूं आपको, जो होगा बुरा होगा। इन मामलात का नतीजा जब इदारे बदनीयती पे उतर आए, जब आप बेंच वो बनाएं जहाँ आपकी मर्जी के फैसले हों, आप पार्लियामान के बनाए हुए आइन कानून को एक तरफ कर दें, आइन को एक तरफ कर दें, तो फिर इसके नतीजे बुरे से मुराद यह है कि मुल्क के लिए बुरा होगा। हुकूमत नहीं रहेगी। हुकूमत रहे या नहीं, हुकूमत तो वैसे भी 13 अगस्त को जाना है ना वफाकी हुकूमत ने, वो तो हुकूमतें तो आती जाती रहती, ठीक है, लेकिन इदारे रहते हैं। बिल्कुल सही, इदारों के फैसले रहते हैं। आज गलत फैसला करेंगे, कल उसी की बुनियाद पर दूसरे फैसले करने पड़ेंगे। सही है, शुक्रिया बासी साहब, साथ मौजूद थे। एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, साथ रहिए।
मसनूई ज़हानत, आज इसकी बात हमने प्रोग्राम के आगाज़ में भी की थी कि AI के ज़रिए आप किसी का दिमाग पढ़ सकेंगे। ऐसी भी ज़ाहिर है ऐसे मॉडल्स तैयार हो रहे हैं। एट द सेम टाइम AI की जब मकबूलियत की हम बात करते हैं ना, तो उससे घबराहट का शिकार भी कुछ लोग हो रहे हैं। टेस्ला कंपनी के बानी, ट्विटर के मालिक एलन मस्क, इन्होंने इसे इंसानियत के लिए ख़तरनाक करार दिया और कहा है कि रोज़मर्रा के जो आम काम है उसके लिए मसनूई ज़हानत की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल एक ऐसा माहौल पैदा कर देगा जिसके बायस इंसान मशीनों को चलाना भूल जाएंगे। इस टेक्नोलॉजी को मुतहर्रिक करते हैं और ज़ाहिर है जो इसको मुतहर्रिक करे वही अगर इससे खौफज़दा हो जाएगा तो फिर ये एक सवाल है कि आखिर किस तरफ हम जा रहे हैं AI को लेकर। और ये सिर्फ एलन मस्क साहब की आपने बात की, ये सिर्फ उनका खौफ नहीं है बल्कि हमारा भी है, और इसके अलावा और भी टेक्नोलॉजी के माहिरीन दीगर लोग भी हैं, उनका भी यही मेरा नहीं है वैसे खौफ। आपका नहीं है खौफ? अच्छा, मेरा बहुत खौफ है। आज जब आपने बात की थी तो इसी मामले पर जरा बात करेंगे। हमारे पास जो हैं आज मौजूद हैं टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट नौशाद मिन्हाज साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आपको क्या लगता है ये जो खदशा है, ये जो खौफ है, एलन मस्क साहब ने तो ट्वीट कर दिया, लेकिन ये खौफ मेरे अंदर है, इनके अंदर नहीं है, और मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं उनके अंदर है, क्या ये ठीक है? तो इस सवाल के दो हिस्से। पहले ये बात करते हैं एलन मस्क से पहले कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ज़रूरत क्यों महसूस हुई। तो पाकिस्तान में, दुनिया में 8 अरब के करीब आबादी है, पाकिस्तान में 250 मिलियन के करीब लोग हैं। इन 8 अरब की आबादी को फूड पूरा नहीं कर सकता, रिसोर्सेज पूरा नहीं कर सकते, डॉक्टर्स पूरा नहीं कर सकते, लॉयर्स पूरा नहीं कर सकते, बैंकर्स पूरा नहीं कर सकते। तो इसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हमें टेक्नोलॉजी चाहिए, राइट और रॉन्ग। इस टेक्नोलॉजी में जो सुप्रीम टेक्नोलॉजी है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आप लोग इनसिक्योर होते हैं, समझते हैं कि जॉब्स ख़त्म हो रही हैं, वो बेसिकली ह्यूमन नेचर है इनसिक्योरिटी, लेकिन जॉब्स ख़त्म नहीं हो रही। हमने यूटिलाइज़ करना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपने गेन के लिए और इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए कि आज से 4 साल पहले तो 8 अरब की आबादी नहीं थी, आज से 10 साल पहले तो 8 अरब की आबादी नहीं थी, आज से 4 साल के बाद शायद 15 अरब की आबादी हो जाए। तो रिसोर्सेज ख़त्म होते जा रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें कैसे हेल्प करेगी कि रिसोर्सेज को मैप किया जाए। आज टोटल दुनिया में 30 मिलियन के करीब शायद डॉक्टर्स हों, हाइपोथेटिकली। पाकिस्तान के अंदर कितने होंगे? ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिलियन होंगे, शायद इतने भी ना हो, लेकिन बीमारियां बहुत सारी हैं, मसाइल बहुत सारे हैं। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो इंटरप्रिटेशंस करता है वो डॉक्टर्स को ही हेल्प करता है। इसकी ज़रूरत तो है, लेकिन देखें जिस तरह से आज भी एक खबर हमने भी शामिल की प्रोग्राम के शुरू में, कहा कि दिमाग पढ़ सकेगा, इंसानी दिमाग पढ़ सकेगा। अभी ये आगे हालात, तो इससे तो इंसान खौफ में आ जाएगा। मतलब आप मेरे सामने बैठे हो, AI अब ये करिए कि आपका दिमाग पढ़ के मुझे पता चल रहा है कि आपके दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है, तो ये तो खौफ है ना। मुझे तो कोई मसला नहीं, आपको पता बहुत सारे लोगों को है मसला, इंडिविजुअल लेवल पे है। हाँ। वो तो देखें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी यही करते हैं, लेकिन बिजनेसेस को कितना फ़ायदा देते हैं। इंसान अपने बारे में तो ज़्यादा चीज़ें प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल चेस की जब गेम बनी थी या कैलकुलेटर बना था, तो आप देखते हैं कैलकुलेटर पे आप 2+2 लिखें या 2+1000 लिखें तो आपको आपसे ज़्यादा जल्दी जवाब दे देता है, राइट और रॉन्ग। इसमें भी मशीन लर्निंग शामिल नहीं है, ये सिंपल मशीन है। जब इसमें मशीन लर्निंग शामिल होती है तो वो प्रेडिक्ट कर लेता है कि आप आगे क्या पूछने वाले हैं, आपके सेंटिमेंटल एनालिसिस और बिहेवियर पे। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब आपके दिमाग को या आपके पैटर्न्स को रीड करता है तो वो प्रेडिक्ट कर देता है कि आपकी फ्यूचर रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आप इसको सिनिकल नेगेटिव पर्सपेक्टिव में लेते हैं कि बिजनेसेस आपके बारे में जानते हैं, येस इट इज़ इनसिक्योर, लेकिन आप इससे अपनी स्मार्टनेस और बिजनेस स्मार्टनेस कैसे लेकर आ सकते हैं, दैट इज़ मोर इंपॉर्टेंट कि हमने इसको यूटिलाइज कैसे करना है। जो नेयरसेयर्स होते हैं ना टेक्नोलॉजी में, वो इसलिए होते हैं क्योंकि उनको बहुत सारी चीज़ों का पता नहीं होता। जब उनको पता नहीं होता वो नेयरसेयर बन जाते हैं। इसी तरह जब हम टेक्नोलॉजी को कॉम्प्रीहेंड नहीं कर सकते तो हम नेयरसेयर बन जाते हैं और खौफ में आ जाते हैं। लेकिन अगर आप हिस्ट्री देखें और डीकंस्ट्रक्ट करें हिस्ट्री को, टेक्नोलॉजी की हिस्ट्री को, जितना आप इसको कॉम्प्रीहेंड करेंगे, समझेंगे, उतना अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाएंगे। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं एलन मस्क साहब के। सो उसमें बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स हैं, बिकॉज एलन मस्क भी एक फाउंडर थे ओपन AI के एक ज़माने में अपने पार्टनर्स के साथ। उन्होंने बाकी सारे काम स्टार्ट कर दिए। ओपन AI का एक प्रोडक्ट आ गया ChatGPT, जिसकी वजह से रेवोल्यूशनाइज होगी AI इंडस्ट्री। हो सकता है बिजनेस वाइज उनको ये इनसिक्योरिटी हो कि मैं इस पूरी की पूरी गेम प्ले में थोड़ा पीछे रह गया हूँ। स्टॉक्स को ऊपर नीचे करने के लिए भी इस तरह की न्यूज़ आ जाती है। लेकिन मेरा अपना हम्बल ओपिनियन ये है, और जितने भी मेरी लोगों से बात होती है जिनका मैं नुमाइंदा हूँ, हम फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी में AI को यूज़ करते हैं, हम हेल्थ टेक में AI को यूज़ करते हैं। सो AI के फ़ायदे हैं, लेकिन लेट मी मेक इट वेरी रियल पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव। एक पाकिस्तानी फाउंडर है सिलिकॉन वैली में, अमाद खान उनका नाम, जी ग्रुप ऑफ कंपनीज चलाते हैं। उनकी एक कंपनी जो कि पाकिस्तान में जिसकी प्रोडक्ट बनी हुई है उसका नाम रेडियस है। कुछ अरसे में आपको नजर आनी शुरू हो जाएगी। अमेरिका में इट्स ह्यूज, अब वो UAE, सऊदी और पाकिस्तान भी जा रहे हैं। ओके। जो ऑप्टोमोलॉजी है, जो नज़र का प्रॉब्लम है, उसके अंदर क्या होता है कि जो टेस्ट होते हैं वो
हज़ारों में होते हैं, और डॉक्टर्स को जो टेस्ट रीड करने होते हैं वो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि उसकी इंटरप्रिटेशंस कर सकें। सही। उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चाहिए। जब वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अडॉप्ट कर लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं कि आपके जो मरीज़ हैं उनको प्रॉब्लम क्या है, उसकी डायग्नोसिस आसान है, ट्रीटमेंट आसान है। एग्जैक्टली। सो रेडियस जैसी कंपनीज जो कि पाकिस्तान में बनी हैं और यूएस में ऐसी बेतहाशा एग्जांपल्स हैं, वो क्या कर रही हैं, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अडॉप्ट करके B2B बिजनेस डॉक्टर्स और क्लिनिक्स को स्मार्ट कर रही हैं, लेकिन उनकी वजह से B2C कंज्यूमर स्मार्ट हो रहा है, और ये सारी टेक्नोलॉजीज पाकिस्तान में बन रही है। दूसरा, अगर आप AI का पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव देखिए, हमारी पहले भी बात हो रही थी, पाकिस्तान की देखिए शोएब 2.7 बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट या रेमिटेंसेस, बिल्कुल। हमारे पड़ोसी मुल्क की 185 बिलियन डॉलर की, यस, ह्यूज डिफरेंस है। चलें उसको भी छोड़ दें, पड़ोसी मुल्क की हम अक्सर बात करते हैं। इंडोनेशिया और पाकिस्तान की आबादी में थोड़ा बहुत फर्क है। हम अगर छठे नंबर पे आते हैं तो इंडोनेशिया 5वें नंबर पे आता है। उनकी एक्सपोर्ट 5 बिलियन डॉलर्स है, टेक्नोलॉजी की एक्सपोर्ट्स। टोटल जो टेक्नोलॉजी की वर्थ है इस वक्त दुनिया में वो 7.2 ट्रिलियन है। ओके। तो 7.2 ट्रिलियन में से जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वर्थ आज एज वी स्पीक है वो 185 बिलियन डॉलर है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वर्थ पिछले 3 से 4 साल में बनी है। ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। अब जरा पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव में आ जाए। पाकिस्तान में एक साल में 25,000 टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होते हैं। उन 25,000 में हमें नहीं पता कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग के ऊपर कितने हैं, लेकिन ये जो पाकिस्तान की 2.7 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट्स हैं, इनको एटलीस्ट हमने इंडोनेशिया के बराबर लेके जाना है, फिर पड़ोसी मुल्क के बराबर लेके जाना है। तो उसमें सबसे ज़्यादा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करने वाली टेक्नोलॉजीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AR VR, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस और ब्लॉकचेन है। सो क्वेश्चन मेरा ये है कि इसके अंदर पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा है। एक तो आपको ये फाइनेंशियली स्मार्ट बना रही है, हेल्थ वाइज स्मार्ट बना रही है, कंज्यूमर वाइज स्मार्ट बना रही है, बिजनेस वाइज स्मार्ट बना रही है। आपको ये लगता है कि ज़रूरत है आज के दौर की? बाय फार। लेकिन जब भी नई कोई टेक्नोलॉजी आती है, अब जिस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ गई है, तो इंसानों की बहुत सारी जगहों पर ज़रूरत नहीं भी रहती है। किन किन फील्ड्स को खदशा है अभी? देखिए, इसका जवाब जिस तरह अभी हम पहले बात करते हैं उससे मैं इसका नैरेटिव बिल्ड करता हूँ। जेनेटर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, टेलर्स हैं, ये 8 अरब तो नहीं हो सकते ना, आबादी तो 8 अरब है। कम लोगों ने ज़्यादा को फैसिलिटेट करना है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर रही है, उनको ज़्यादा बढ़ा रही है। अगर हम इस पर्सपेक्टिव से सोचेंगे कि एक जेनेटर की, एक टेलर की, एक हाथ से काम करने वाली की जॉब चली जाएगी, तो ये ह्यूमन नेचर है कि वो अपने आप को अपग्रेड करने के लिए खुद से सीखता है। तो ये बेहतर कंपटीशन है। सबसे आगे में एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, वापस आएंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। दुनिया भर में 24 से 30 अप्रैल तक आलमी हफ्ता बराए हिफाजती टीकाजात मनाया जाता है, जिसका मकसद है कि हिफाजती टीकों और वैक्सीन के बारे में आगाही दी जाए और उसकी अहमियत को उजागर किया जाए। पाकिस्तान में भी इस हफ्ते खुसूसी आगाही प्रोग्राम मुनक्किद करने के साथ साथ बच्चों को मुताबिक जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए वैक्सीन और हिफाजती टीके लगाए जाते हैं। लेकिन चूंकि ईद की छुट्टियाँ, अदरवाइज थोड़ी सी मसरूफियात, तो इसलिए इस बार ये जो हफ्ता थोड़ा सा डिले से मनाया जा रहा है। तो इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम हमें ज्वाइन करें पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सदर हैं डॉक्टर अख्तर अली साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, थैंक यू वेरी मच। सर, सबसे पहले ज़रूर जानना चाहेंगे आपसे कि जो वैक्सीन की हम बात करते हैं, टीकाजात मुहिम की बात करते हैं, कितनी ज़्यादा इसकी अहमियत होती है, कितना उसका इम्पैक्ट आता है? इसकी अहमियत तो आप जितनी बढ़ाएं वो कम है, बिकॉज आप ये देखें कि जो बीमारियां हैं जिनके ख़िलाफ़ ये वैक्सीन की जाती है वो जानलेवा बीमारियां हैं। और आप इसकी अहमियत को इस तरह समझें कि आज से 50 साल पहले जिस तरह ये स्मॉल पॉक्स बच्चों को होती है, जो खसरा जिसको कहते हैं, एक बीमारी होती थी खसरे से मिलती जुलती जिसको चीचक की बीमारी कहते थे, उसमें सारे वो आ जाते थे, वायरल डिजीज़ थी, और वो वैक्सीनेशन से ख़त्म हुई है। इसी तरह से पोलियो है, वो वैक्सीनेशन से दुनिया से ख़त्म हुआ है। और रिसेंटली आपने देखा है कि जो कोरोना है वो वैक्सीनेशन से दुनिया में उसके ऊपर कंट्रोल किया गया है। और ये मुतअद्दिद बीमारियां, इसी तरह से जो बड़े लोग हैं, आपने बच्चों की बात की, बच्चों नहीं, ये बड़ों के लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जो इम्यूनिटी हम इन वैक्सीन से बच्चों से में लेते हैं वो सारी उम्र कैरी करती है। और कुछ बीमारियाँ जो बड़ों में होती हैं, जैसे कि कोरोना हो गया, या जैसे हर साल सर्दियों में बड़े बुज़ुर्गों को ये नमूनिया के अटैक्स होते हैं, उसकी वैक्सीन होती है, उससे बच जाते हैं और ज़िंदगी। तो ये एनॉर्मस, इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है और इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। हमारे लोग माशाल्लाह 22-23 करोड़ मुल्क है ये, तो इसमें लोगों को जितना पता चलेगा कि उतनी जल्दी वो अपनी वैक्सीनेशन करेंगे, मुख्तलिफ तरह से अपने बच्चों को करेंगे। हमारी आबादी बच्चों की बहुत ज़्यादा है और वैक्सीनेशन से एक हेल्दी नेशन बनेगी। और ये सिर्फ ये नहीं है कि वो जो हेल्दी बच्चे होंगे और बड़े होंगे वो पाकिस्तान को तरक्की देंगे। आप बाहर दुनिया के साथ इंटरेक्ट करेंगे जब आप बीमारियों से पाक होएंगे।
अब ये देखें कि कितने अरसे से, ये कितने सालों से है कि हम पोलियो में, क्योंकि हम थोड़ा सा पीछे रह रहे हैं, तो दुनिया ने हमारे लिए दरवाजे बंद किए हुए हैं कि आप पोलियो का कार्ड लेके आएँ कि जी आपकी वैक्सीनेशन हुई है, अदर आप बाहर नहीं जा सकते हैं। तो जाहिर है ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं जो कि सामने आ रहे होते हैं और बचना ही ज़्यादा बेहतर है। तो इस बार कैंपेन में कितने बच्चों को हिफाजती टीके लगाए गए? ये तो गवर्नमेंट ये कर रही है माशाल्लाह। ये एक अच्छी बात है कि गवर्नमेंट इस चीज़ की इतनी ज़्यादा अहमियत समझती है कि उन्होंने एक अलहदा से इसका डायरेक्टरेट बनाया हुआ है, और डॉक्टर काजी उसको डीजी हैं उसके, और उसकी टीम है, वो दे आर वेरी एक्टिव। और वो ना सिर्फ ये है कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं बाकी सूबों के साथ और बाकी लोगों के साथ जो कंसर्न है वो सारी, बल्कि वो जो ये जो कैंपेन है वो भी इसका भी वो हिस्सा है। वो लोगों को कर रहे हैं कि जी हमारे जैसे डॉक्टर्स को भी, और जो नॉन डॉक्टर्स हैं, जो बाकी लोग हैं मीडिया से बाकी, ताकि अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी वो अरेंज कर रहे हैं। सो गवर्नमेंट इस चीज़ की काफ़ी अहमियत को समझ रही है। अच्छा, लोगों की तरफ से क्या रिस्पांस होता है? लोग क्या मुश्किल हो रही होती है? क्योंकि जिस तरह पोलियो के हवाले से भी हम देखें तो बहुत मुश्किल होती है लोगों को कायल करना, तो हिफाजती टीकों के हवाले से भी लोग थोड़ा रेजिस्ट करते हैं। वो बिल्कुल, लेकिन मेरा ख्याल है कि क्योंकि अभी 50-60 साल से ये चल रहा है प्रोग्राम, तो लोगों को इस चीज़ की समझ है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी एजुकेशन का लेवल इतना नहीं है, तो जो थोड़ा वो वाला सेगमेंट है जहाँ पे एजुकेशन इतनी नहीं, वो इस चीज़ को इतनी अहमियत को समझते नहीं है। बच्चों को लेके जाना या जो जा रहे हैं लोग वहाँ पे वैक्सीनेशन के लिए, उनके साथ कोऑपरेट करना, ये वो प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन ज़्यादातर नहीं हैं। जो नई वैक्सीन्स आती हैं, नई बीमारियों की जब बात करते हैं, उसमें आप मीडिया पे बहुत डिसइंफॉर्मेशन भी होती है कि जी ये हो गया और वो हो गया और बीमारियाँ इंजेक्ट कर रहे हैं और इस तरह से कर रहे हैं और वो कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा है। तो इस जो प्रोग्राम, ये वाला प्रोग्राम है और इसी तरह के बाकी प्रोग्राम हैं, इनकी अहमियत ये है कि आई एम प्रोफेशनल, मेरा ये काम है कि मैं ऑनेस्टली कौन सी चीज़ फ़ायदे की लोगों की है, सेहत की, वो मैं बताऊं। और मैं बता रहा हूं कि इम्यूनाइजेशन है, और जिसको हम वैक्सीनेशन कहते हैं, ये बहुत ज़रूरी है आपकी हेल्थ के लिए, आपके बच्चों के हेल्थ के लिए। आप देखें किसी का बच्चा, छोटा सा बच्चा है और उसको पोलियो से वो टांग टेढ़ी हो जाती है, बच्ची है, बच्चियाँ हैं, वो कैसे लाइफ में कैसे कम्पीट करेंगी दुनिया में? ठीक, तो इसको समझें, ये एक छोटी सी गलती होती है जो सारी उम्र के लिए, पेरेंट्स के लिए भी, उस बच्चे के लिए भी, बड़े के लिए भी कितना इम्पोर्टेंट है ये। और ऐसे में सर ये भी देखते हैं कि समटाइम्स कोई एक आध जो टीका है वो मिस हो जाता है। ज़रा एक एज होती है ना कि इस एज में आपका ये टीका, इतने मंथ्स में आपका ये टीका, फिर एक आध को मिस हो जाता है। ये जो मिसिंग केसेस होते हैं इस तरह के, उसको भी डील किया जाता है सर? उसको भी डील किया जाता है। बेसिकली ये कोई प्रोग्राम जो बच्चों की वैक्सीनेशन का है, ये तो जब पैदा होते हैं बच्चे उस वक्त से शुरू होता है और 5 साल तक चलता है। फिर उसके बाद वक्तन फ़क्तन बूस्टर डोजेज़ वो लगती हैं, मुख्तलिफ सबकी नहीं लगती हैं लेकिन कुछ की लगती हैं। तो अगर अब बूस्टर डोज है 5 साल की उम्र में लगनी थी, वो जैसे पिछले दिनों कोरोना की वजह से ये जो हमारा रेगुलर प्रोग्राम था वैक्सीनेशन का बच्चों का, ये इफेक्ट हुआ था, तो वो बाद में फिर बच्चों को लगा देते हैं। 6 साल की उम्र में लग जाता है, 7 साल की उम्र में लग जाता है। तो ये, लेकिन ये है कि ये सारा प्रोग्राम चल रहा होता है और डॉक्टर्स के पास जाएँ, जिनकी मिस हुई है हॉस्पिटल में जाएँ, तो वो उसके मुताबिक फिर उसको देख के कर लेते हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया सर, साथ मौजूद थे, इससे मुतालिक हमसे गुफ्तगू करते। एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, वापस आएंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। किसी पाकिस्तानी से अगर सवाल करें ना कि हालात किस तरफ को जाते दिखाई दे रहे हैं, वो कहते हैं तो हमें खुद समझ नहीं आ रहा कि हालात किस तरफ हो जा रहे हैं। हाँ, ये नज़र ज़रूर आ रहा है कि जेब मजीद कटती चली जा रही है। कुछ लेने जाते हैं तो कहते हैं कि अरे भाई जो सोच के आए थे उसमें तो बजट पूरा हो ही नहीं रहा। तो महंगाई की सूरत हाल की अगर हम बात करें तो 59 साल की बुलंद तरीन शरह पर इस वक्त है। जब इन्फ्लेशन की बात करते हैं, एट द सेम टाइम जब हम कहते हैं IMF की तरफ हमारी निगाहें अगर। अच्छा, वैसे वाहिद उम्मीद जो अब आवाम को नजर आ रही है, फैक्ट्स एंड फिगर्स ज़्यादातर हम में से किसी को नहीं पता होते, जो कि माहिरीन को पता होते हैं। तो हम कहते हैं जो IMF की डील है यही अब एक हमें रेस्क्यू कर सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद क्या होगा? वो डील हो भी नहीं, उसकी वजूहात की भी बात करें कि अमेरिका से भी हमने कहा ना कि जरा सपोर्ट करें। हाँ, पहले भी बहुत सारे मामला थे, अमेरिका से हमने कहा मुदाखलत करें उसमें, ओके उस मामले में उस मामले में मुदाखलत करें। ठीक है, फाइन। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है सीनियर सहाफ़ी हैं, मालियाती अमूर के तज्ज़ियाकार शहबाज राणा साहब। वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। IMF डील हो जाएगी? मुझे नहीं ख्याल कि डील फौरी तौर पर हो सकती है। अच्छा, हुकूमत का जो दावा है कि उसने तमाम शराइत पूरी कर दी हैं, ये दावा दुरुस्त नहीं है। अभी भी जो हमें $6 अरब कम अज़ कम इजाफी कर्जा जून तक चाहिए, जो हम सुन रहे हैं फरवरी 2023 से कि जून तक हमें $6 अरब चाहिए, उसमें जो अशोर्ड मनी है वो सिर्फ $3 अरब है। $2 अरब सऊदी अरब की है, $1 अरब मुत्तहिदा अरब अमारात की है। बाकी मिनिमम $3 अरब कहाँ से आना है उसका हमें बताया तो जाता है कि इस जगह से आ जाएगा, आया नहीं है और ना ही IMF को
उन ज़राए से कोई कमिटमेंट दी गई, क्योंकि इसमें अभी अनलाइक पास जहाँ पे हुकूमत कहती थी कि हम सऊदी अरब से ले लेंगे और IMF हुकूमत की बात पे यकीन कर लेता था, वो चीज़ अब नहीं है। अब IMF डायरेक्टली जो लेंडर है उससे, जो कर्जा देने वाले उससे पूछता है कि क्या वाकई आप दे रहे हो पाकिस्तान को ये कर्जा, तो हमारा जो ट्रस्ट लेवल है वो ये है। अब तो उसमें सिर्फ $3 अरब की हमारे पास एश्योरेंसेज हैं, $3 अरब की एश्योरेंसेज नहीं है। एक तो दैट इज़ द मोस्ट क्रूशल इशू। उसके बाद एक दो और चीज़ें हैं वो इतनी बड़ी नहीं है, जिसमें शरह सूद में इजाफे की भी बात है, बिल्कुल है। शायद उसमें वो थोड़ा सा इनको रिलैक्सेशन मिल जाए। पेट्रोल सब्सिडी जो इन्होंने एक और ऐसा फैसला किया जिसकी कोई समझ दुनिया को ना आई ना हमें है कि ये कहाँ से 50 रुपये फी लीटर पेट्रोल सब्सिडी दे देंगे जब मुल्क दिवालिया होने की तरफ जा रहा है। और लोग अगर लोगों से भी कहते थे, लोगों से, आपसे, मेरे से लेके बड़ी गाड़ी वालों से छोटी गाड़ी वालों को देंगे, तो वो भी 300 रुपये फ़ी लीटर रफली आपको तेल मिल रहा है, 282 रुपये फ़ी लीटर। और ये ऐसे उसको ट्रीट करें जैसे 82 रुपये फ़ी लीटर तेल, और 50 रुपये हम और दे देंगे, फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस तरह के फैसलों से जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो बढ़ा। तो एज ऑफ नाउ देयर इज़ नो IMF डील। क्या पाकिस्तान वाकई ये चाह रहा है कि अमेरिका इस मामले में मुदाखलत करे? देखिए, पाकिस्तान एक बिगड़ा हुआ बच्चा है, आज से नहीं, 1979 से है। जो जियोग्राफिकल डेवलपमेंट्स हुई, अफगान वार हुई, उसकी वजह से हमें वो एक फ्री डॉलर्स मिल गए, या फ्री तो नहीं मिले, हमने कुछ सर्विसेज दी, उसके बदले में हमें डॉलर्स मिल गए, आसान डॉलर्स मिल गए। फिर 9/11 हो गया, फिर आसान डॉलर्स मिल गए। फिर 2013 और 16 का IMF का प्रोग्राम था। IMF जो अमेरिका था उसने अफगानिस्तान से निकलना था, उसने फिर आपको वहाँ पे सपोर्ट कर दी। तो वो जो इनेबलिंग एनवायरनमेंट थी वो मिसिंग है। अभी आपको अगर अपने पर्चे में पास होना है तो आपको खुद मार्क्स लेने हैं, आपको कोई फ़ोन ऑफ फ्रेंड की फैसिलिटी नहीं है, आपके पास कोई और आपके पास ऐसी चीज़ देने को है नहीं अब अमेरिका को, वो बदले में आपके लिए जो कंडीशंस हैं वो रिलैक्स करे। जो IMF आपसे मांग रहा है वो आप दे नहीं सकते। मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर बात हुई है, इसहाक डार साहब की सेनेट में एक स्टेटमेंट भी आई कि एक दबाव है पाकिस्तान के ऊपर मिसाइल प्रोग्राम के हवाले से। बाद में उन्होंने उसको क्लैरिफाई भी किया, लेकिन वो एक दबाव ज़रूर रहा है। आज से नहीं है, 2012 से है कि जो लॉन्ग रेंज पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम है उसमें कुछ चीज़ें हैं जो वेस्ट चाहता है कि हम ना करें। इसके बाद दूसरी जो है वो चाइना कंटेनमेंट, हम चाइना को कंटेन नहीं कर सकते, ये हमारी मजबूरी है। आपने अभी रिसेंटली वॉशिंगटन पोस्ट का आर्टिकल भी देखा होगा जिसमें हिना रब्बानी खैर साहिबा जो हमारी वज़ीर मुमलिकत है, उनका इंटरनल उनका कोई मेमो था फॉर द प्राइम मिनिस्टर, वो उन्होंने लीक हुआ, रिपोर्ट किया कि हम वो अगर हम इफ़ यू ट्राई टू अपीज़ वेस्ट तो वो चाइना उसको लाइक नहीं करेगा। तो ये वो चीज़ें जो US मांग रहे हैं हम दे नहीं सकते, तो फिर बचता क्या है? अच्छा सर, आवाम को ये लगता है कि IMF का मुआहिदा अगर हो जाता है तो उसके बाद चीज़ें उनके लिए बेहतर होंगी। आप कह रहे हैं कि वो भी आपको नज़र नहीं आ रहा कि बहुत जल्द हो सकता है, इट विल टेक सम टाइम। लेकिन अगर ये मुआहिदा हो जाता है, अभी महंगाई की शरह हमने ऑलरेडी बयान कर दी कि किस तरह से महंगाई पीक पर जा रही है, तो उसके बाद क्या महंगाई में कमी होगी? कितना टाइम लगेगा सस्टेन करने में, स्टेबल होने में? देखिए, अगर IMF का मुआहिदा नहीं होता तो चीज़ें मज़ीद ख़राब होंगी, अगर हो जाता है तो चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। नहीं, वो ज़्यादा ख़राब करेगा और यहाँ से बेहतरी की भी उम्मीद नहीं है, कम ख़राब। शॉर्ट टर्म की बात करें ना, वो आपको मेजर्स लेने पड़ते हैं, सस्टेनेबल होंगे फिर आप कोई बेहतरी की उम्मीद कर सकते। एक और जो चीज़ मिसकंसेप्शन है या हम सही तरीके से मेरे जैसे लोग बता नहीं पाते कि अगर आज महंगाई की शरह लेट से 37% है, 36.4% है, 59 ईयर्स की हाईएस्ट ये रेशो है, तो कल अगर ये 36% जो है वो 30% हो जाती है तो ये महंगाई में कमी नहीं है। ये जो 36% है उसके ऊपर 30% इजाफा होगा, ठीक है? तो लोगों का ये ख्याल है कि जी वो जो पहले आप तो कहते थे कि जी वो 36% अब तो 15% होगी, 20% होगी, महंगाई कम क्यों नहीं? महंगाई बढ़ने की रफ्तार कम हो सकती है, महंगाई बढ़ेगी। देखिए, वो डिफ्लेशन में नहीं जा रहे, ठीक है, जो चीज़ रफ्तार थोड़ी कम हो सकती है लेकिन वो बढ़ेगी। जो चीज़ अभी 100 रुपए की है तो अगले साल उस ओवरऑल आपका इन्फ्लेशन रेट हो जाता है 20% तो वो 120 रुपए की हो जाएगी। नो ऑप्शन लेफ्ट। तो इसका मतलब है जो बजट भी आएगा उसमें कोई, वैसे तो कभी भी अवाम दोस्त बजट नहीं आया, इस बार भी कुछ ऐसा ही एक्सपेक्ट किया जाए। बजट देखिए, IMF का अगर हुकूमत ने सियासी बजट देने की कोशिश की तो चाहे IMF का प्रोग्राम है या नहीं, तो वक्ती तौर पे मैं और शायद आप खुश हो जाएं, हमारे कुछ सैलरी टैक्सेस में कुछ रिलैक्सेशन मिल जाए, कुछ सब्सिडीज पैकेज अनाउंस हो जाए, वो सस्टेनेबल नहीं होगा। यानी आपको लगता है कि गवर्नमेंट वही गलती दोहरा सकती है जो खान साहब जाते जाते कर गए? वही गलती जो अप्रैल 2018 में PMLN ने की। इन्होंने जाते हुए इलेक्शन से उस वक्त जब होने वाले थे तो इन्होंने सैलरीड क्लास का टैक्स इन्होंने कम कर दिए, कुछ एग्जाम्पशंस भी दे दी, कुछ इन्होंने बड़े सब्सिडी पैकेजेस भी अनाउंस कर दिए। वही गलती जो फिर इमरान खान साहब ने फरवरी 2022 में आके की, वही गलती PMLN दोबारा कर सकती है। अगर होता है तो खुश नहीं होना, बल्कि इनको पकड़ना कि तुम लोग क्या कर रहे हो। ओके, ठीक है, ये दिस इज द टाइम ये ना एक्सपेक्ट किया जाए, ना प्रेशर डाला जाए कि आप हमें कोई इस वक्त अवाम दोस्त बजट है, बिकॉज हम ये अगर लेंगे तो इससे और नुकसान हमारा होगा। देखिए, अगर आज PTI अपोजिशन है ना, अगर कल कोई हुकूमत सख्त बजट लेके आती है
और पीटीआई उसके ऊपर तनकीद करती है तो फिर पीटीआई को पकड़ें, क्योंकि वो सख्त बजट हमारे लिए लॉन्ग टर्म में बेहतर होगा। अगर वो पॉलिटिकल बजट देने की कोशिश करते हैं, इसका मतलब है जितना पहले बेड़ा गर्क इकॉनमी का हो चुका है उससे ज़्यादा होगा। सर लॉन्ग टर्म की जब भी बात होती है तो हम आवाम ने तो हमेशा यही हालात देखे हैं, हमेशा यही हालात देखे हैं। मतलब आप लॉन्ग टर्म बात करें, आप शॉर्ट टर्म बात करें, थोड़े टाइम के लिए अगर रिलीफ दिया भी जाता है तो वो आगे जाकर हम देख रहे होते हैं कि खराबी होती है चीज़। तो आई रियली होप कि हुकूमत के पास तो इलेक्शन से पहले अभी आखिरी मौका। प्रॉब्लम ये है ना कि अभी तक जितना बोझ डाला गया है वो उस तबके के ऊपर डाला गया जिसकी आवाज़ नहीं है, उसके जो बेनिफिट्स है वो विड्रॉ कर लिए गए, वो चाहे जायज़ बेनिफिट्स थे या वो ड्यू नहीं थे उनके। जो असल तबका है, जो पाकिस्तान का हुक्मरान तबका है, जिसमें सिर्फ सियासतदान नहीं है, जुडिशरी की एग्जम्पशंस, उनकी जो पर्क्स हैं वो अपनी जगह पे मेंटेन है, आर्म फोर्सेस की पर्क्स अपनी जगह पे मेंटेन है, हुक्मरानों की पर्क्स अपनी जगह पे मेंटेन है, पार्लियामेंटेरियंस की पर्क्स अपनी जगह पे मेंटेन है, ब्यूरोक्रेट्स की पर्क्स अपनी जगह पे मेंटेन है। ये वो 5-6 तबके हैं। अगर जब तक इनको हीट नहीं पहुंचेगी आपका निज़ाम ठीक नहीं हो सकता। अभी तक जितनी That's the bottom line. जब अभी तक जितनी हीट पहुंची है वो आवाम को पहुंची है, लोअर मिडिल और अपर मिडिल तक पहुंची, अपर मिडिल से ऊपर नहीं ये जा पा रहे अभी। बहुत शुक्रिया जी, आप हमारे साथ मौजूद थे आज। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इतना ही। दोबारा मुलाकात मंडे को। दुआ में याद रखिए, ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।